ऐसे पढ़ाने वाले आप जैसे कुछ ही लोग हैं, मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। तो इस तरह से न्यूक्लियस का फोर्स शॉर्ट रेंज का है, ये हमें मालूम पड़ा। साइंटिस्ट लोग ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सीडेंट से भी साइंस का एक नए टॉपिक का जन्म हो सकता है। सारी प्रॉपर्टीज को कवर करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है जो 2023 का है। किसी भी टाइप की एनर्जी का एमिशन किए बिना अपने आराम से घूम सकते हैं रिवॉल्व के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं। अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। अभी हम 1900 में जी रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तक आपने देखा कि टपकते पानी से हमारे साइंटिस्ट साहब को एक नया आइडिया आया और उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया ऑयल के साथ। और ऑयल के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते उनके दिमाग में एक नए मॉडल का जन्म हुआ जिसका नाम था अब आगे। हेलो सर, मैं नील्स बोहर बोल रहा हूँ। सर मैंने एक नए मॉडल की खोज की है। क्या बात कर रहे हो नील्स बोहर? जो न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स कैसा है वो समझा सकता है। ठीक है, तो कल असेंबली में तुम्हारा इंटरव्यू रख देते हैं। ठीक है, मैं कल इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं अपने मॉडल के साथ आऊँगा। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, मैं आपका हेड स्वागत करता हूँ आपके इस नई असेंबली में। जैसा कि हमारा डिस्कशन था कि न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स का नेचर कैसा है, उसका कोई रेफरेंस पॉइंट हमको साबित करना था या फिर कोई प्रूफ। तो हमारे साइंटिस्ट नील्स बोहर ने एक मॉडल तैयार किया है और जिसका वो दावा करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर की लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ वो मॉडल कवर करेगा। ठीक है, चलिए नील्स बोहर की ओर। थैंक यू सर। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमारी टीम का मकसद था कि न्यूक्लियस के अंदर के फोर्स का नेचर कैसा है वो देखने का और उसका कोई एक रेफरेंस पॉइंट जिसे हमारी आंख देख सके, ऑब्जर्व कर सके, ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए था। क्योंकि न्यूक्लियस तो हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट जो हमें अपनी आंख से दिख सकता है उसका हम स्टडी करके न्यूक्लियस के अंदर फोर्स के बारे में हम जान सकते हैं। तो पेश करता हूँ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। जी हाँ, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। मैंने अपनी रिसर्च में लिक्विड की 2 प्रॉपर्टी पाई। कौन कौन सी, आइए बताता हूँ। जैसे कि डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकुलर मैटर इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, यानी कि मान लो कि कोई पानी का बिकर हमने लिया है तो उसके साइड में से उसकी डेंसिटी मापेंगे, उसके बीच में से उसकी डेंसिटी फाइंड करेंगे और उसके लास्ट में उसकी डेंसिटी फाइंड करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमें इक्वल ही दिखेगी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि लिक्विड के कोई ड्रॉप को, उसमें से एटम को हमें वेपराइज करने के लिए देनी पड़ती हीट, उसको हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिक्विड ड्रॉप मॉडल में कह सकते हैं। और न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि उसी मूल्य का हम उसको पॉजिटिव में अगर एनर्जी दे तो क्या न्यूक्लियस टूट जाएगा, अंदर से न्यूक्लियस बाहर निकलेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरॉन कुछ भी निकल सकता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज, जैसा कि सारी प्रॉपर्टीज को कवर करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है जो 2023 का है। क्या बोला? अभी हम 1900 में जी रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए दिखाता हूँ। क्या लिखा है मैंने? टेंशन को टक्के में से बाहर निकालो तो अंदर की एनर्जी पहले जैसी शांत साइलेंट है होगी। टेंशन यानी सरफेस टेंशन, ये को हमारा साइलेंट है। टक्के में से यानी कि वॉल्यूम बाहर निकालो, न्यूक्लियस की भाषा यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स की भाषा में बाहर निकालो को बोलते हैं एमिशन।
और अंदर की एनर्जी को न्यूक्लियर फिजिक्स में कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और न्यूक्लियर फिजिक्स की भाषा में पहले जैसी होगी, यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कह दो। टेंशन यानी सरफेस टेंशन, टका यानी वॉल्यूम, बाहर निकालो यानी कि एमिशन, अंदर की एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी पहले जैसी होगी यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस। शांत ये तो और ये को, ये साइलेंट। न्यूक्लियर मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या क्या समानताएं हैं आइए बताता हूँ। लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड न्यूक्लियस मॉडल में सबसे पहली समानता है उनकी अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल हूबहू वैसा है। कैसा? लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है बिल्कुल वैसा। सरफेस टेंशन फोर्स यानी कि मान लो कोई चीज़ लिक्विड का ड्रॉप गोल है तो क्या होगा, ये लिक्विड का ड्रॉप है बराबर, यहाँ पर भी एक पार्टिकल होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अभी ये वाले पार्टिकल को तो सारी तरफ से फोर्स आते होंगे, ये वाला पार्टिकल तो क्या सिर्फ नीचे वाला पार्टिकल है उसको फोर्स लगाएगा, तो क्या ये वाला पार्टिकल इसको नीचे खींचेगा। इसी तरह से कितने सारे पार्टिकल होंगे जो उसके बाद वाले पार्टिकल उसको अपनी ओर खींचेंगे, यानी कि लिक्विड का ड्रॉप मॉडल खूब डेंसर हो जाएगा। और वैसे ही न्यूक्लियस का मॉडल भी डेंसर है। तो सबसे पहले दोनों में समानता आई कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल का सरफेस टेंशन फोर्स बिल्कुल हूबहू न्यूक्लियस के अंदर एट्रैक्टिव फोर्स जैसा है। दूसरा पॉइंट, जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में उसका वॉल्यूम उसके मास से इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही न्यूक्लियस के मॉडल में उसका वॉल्यूम उसके मास से इंडिपेंडेंट है। चलिए बताता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब न्यूक्लियस में आर का फॉर्मूला क्या है, R = R0 a⁻⁴ अभी इसको यहाँ पर डालते हैं तो ये वॉल्यूम है, ये रेडियस से रिलेट करता है, रेडियस है वो इसके मास के साथ रिलेट करती है। तो हमें क्या पता चलता है कि वॉल्यूम सीधा मास के साथ रिलेट करता है। और डेंसिटी का फॉर्मूला, जब मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो मास भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये कैसा है 5/5 या 25/25। आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, दोनों ही बढ़ रहे हैं तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। वॉल्यूम बदले डेंसिटी नहीं बदलती। तीसरा, जब मान लो कि अभी हम पानी का एग्जांपल लेते हैं तो किसी तपेली में पानी को हम गर्म कर रहे तो क्या होगा कि एक टेम्परेचर के पहुंचने के बाद एक एक मॉलिक्यूल वेपराइज होने लगेंगे। तो जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में मॉलिक्यूल का एमिशन होता है, हूबहू वैसे ही न्यूक्लियस के मॉडल में अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसका एमिशन होता है। पॉइंट नंबर 4, जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या है, लिक्विड की अपनी हीट एनर्जी है, वैसे ही रूबरू न्यूक्लियस के मॉडल में उसकी इंटरनल एनर्जी है। 5वां और आखिरी पॉइंट, जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, हूबहू वैसे ही न्यूक्लियस के मॉडल में क्या होता है, फ्यूजन एंड फिशन। फ्यूजन यानी कि दो चीज़ों का मिलकर एक नया एटम बनना, और फिशन यानी कि एक एटम का दो अलग अलग एटम में टूट जाना। इसको हम इसकी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की प्रॉपर्टीज से भी समझा सकते हैं कि किसी लिक्विड का गर्म होने पर उसका वेपराइज हो जाना, और जब भी वेपर को हमने दी हुई हीट हम जब वापस ले लेंगे तो वो पहले लिक्विड जैसा बन जाएगा, पहले जैसा था वैसा। बिल्कुल वैसा ही इसमें कि पहले फिशन की प्रक्रिया उस पर कर दी, अभी उसी फिशन की प्रक्रिया को हम फ्यूज़न की प्रक्रिया में बदल दे तो जो हमारा पहले था पार्टिकल वो वापस आ जाएगा। बस इसी तरह से लिक्विड ड्रॉप की मदद से पूरा न्यूक्लियस का अंदर का फोर्स हम दिखा सकते हैं। अब आपको कोई क्वेश्चन या फिर शिकायत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। हमें क्वेश्चन है, ये जो मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई है, जैसे एटम के अंदर K नाम की कक्षा, L नाम की कक्षा, वो क्या है, मोस्ट स्टेबल कक्षा है।
जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइप की एनर्जी का एमिशन किए बिना अपने आराम से घूम सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन और या फिर दोनों की संख्या 2, 8, 20, 50, 82 और 126 होगी तो वो न्यूक्लियस हाईली स्टेबल न्यूक्लियस कहलाएगा। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं समझा पाया, ये जो हमारे हेटर साइंटिस्ट पूछ रहे हैं। उसकी टेबिलिटी इतनी हाई क्यों, उसके बारे में कुछ सफाई दीजिए। उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन, जो लाइट एलिमेंट वाले न्यूक्लियाई है उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं। तीसरा क्वेश्चन, आपने कहा कि न्यूक्लियाई की यानी कि न्यूक्लियस की लगभग सारी प्रॉपर्टीज, तो सभी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं समझा सकती? वो भी मुझे नहीं पता। आप इन प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक बात आपको समझा सकता है क्या, बताता हूँ कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल और न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स शॉर्ट रेंज का है। न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स का नेचर है अट्रैक्शन, चाहे कोई भी चार्ज हो, न्यूट्रल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव तो बाहर घूम रहा है और हम फिलहाल बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के मॉडल की। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स शॉर्ट रेंज का है और अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज की असेंबली यहीं समाप्त होती है और दूसरी असेंबली जब कोई और व्यक्ति कोई अच्छा सा मॉडल लेकर आएगा तब हम दूसरी असेंबली करेंगे। तब तक के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी रखिए। गुड बाय। इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। उसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं। तो इस तरह से न्यूक्लियस का फोर्स शॉर्ट रेंज का है, ये हमें मालूम पड़ा नील्स बोहर की वजह से। हालांकि नील्स बोहर का मॉडल ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाया न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन उसकी बात से एक पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स शॉर्ट रेंज का ही था। साइंटिस्ट लोग ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सीडेंट से भी साइंस का एक नए टॉपिक का जन्म हो सकता है। अब मुझे पता चल गया कि न्यूक्लियस में फोर्स शॉर्ट रेंज का ही है और मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। ऐसे पढ़ाने वाले आप जैसे कुछ ही लोग हैं। अगर आपको भी फिजिक्स की कोई थियरी हार्ड लग रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं यूँ आपको याद रखाऊंगा।